कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है क्लास 10 कक्षा 10 यूपी बोर्ड का टॉपिक है आज ये, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस हमारे चैनल से लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, वो 30% सिलेबस में जो पार्ट कटा है उसमें से कुछ भी नहीं कटा। तो पूरा का पूरा चैप्टर ये आ रहा है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है बच्चों, तो कार्बन और उसके यौगिक स्टार्ट करते हैं हम, और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि कार्बन के जो यौगिक हैं वो क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और क्या सिद्धांत इसके पीछे दिए गए थे। ठीक है, उसके सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए वीडियो हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, कि कार्बन, ठीक, कार्बन जो पाया जाता है वो गैस रूप में बात करें हम तो कार्बन गैसों के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो गैसों के रूप में भी संयुक्त रूप से पाया जाता है, यानी मिला हुआ ऑक्सीजन के साथ मिला है। तो कार्बन संयुक्त रूप से भी है और अकेला भी पाया जाता है। ठीक, तो देखिए जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, इसके अलावा फुलरीन्स हैं, इनमें कार्बन अकेला ही होता है एलिमेंट। तो ये संयुक्त रूप से और नेटिव स्टेट में, ठीक है, यानी मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। तो बच्चों कार्बन जो होता है वो CO2 में, अगर बात करें हम वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में CO2 के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में पाया जाता है। और कितना परसेंट है CO2 का आप जानते हो? 0.03%, बहुत कम है ना। CO2 0.03% होती है। और अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट तो आप जानते होंगे, भूप्रॉपर्टी, भूप्रॉपर्टी जितने भी हमारे खनिज लवण हैं वो इसी में मिलते हैं। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, लोहा है, अभ्रक है, सब इसी में मिलते हैं, भू प्रॉपर्टी में। ठीक, तो भू प्रॉपर्टी में ये किस रूप में पाया जाता है? ये भू प्रॉपर्टी में कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। इसके अलावा कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये संयुक्त अवस्था में, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन से मिला हुआ है। और देखें हम, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसमें कार्बन है। वैसे तो कार्बन बहुत सारी चीजों में है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, ठीक है, और एंजाइम्स,
न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, लकड़ी है तो उसमें भी कार्बन है, आयरन है तो आयरन में भी कुछ परसेंटेज कार्बन की उपस्थित रहती है। तो कार्बन तो वर्सेटाइल एलिमेंट है, यानी सर्वतोमुखी। कहते हैं ना कण कण में भगवान, ऐसे ही कहते हैं कि कण कण में कार्बन, कार्बन तो वर्सेटाइल सर्वतोमुखी इसकी प्रकृति होती है कार्बन की, ठीक। बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं। तो NaHCO3 है, Na2CO3 है, MgCO3 है, ठीक, ZnCO3 है, कार्बाइड, कार्बाइड देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा कार्बाइड, कार्बाइड, कार्बाइड के रूप में जैसे कार्बाइड होते हैं CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, Al4C3 इसके रूप में, साइनाइड के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी फॉर्म है जिनमें कार्बन संयुक्त रूप से पाया जाता है। देखिए यहाँ कार्बन ऑक्सीजन और सोडियम के साथ उपस्थित है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के साथ उपस्थित है, यहाँ कार्बन Zn और ऑक्सीजन के साथ उपस्थित है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है ये। अब बात करते हैं कि और बाकी तो है ही हैं, जैसे प्रोटीन है, ठीक, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ठीक, आदि। कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट आदि के रूप में कार्बन पाया जाता है, ठीक। तो ये बहुत सारी चीजों को बनाता है। अब देखते हैं हम कि कार्बनिक यौगिकों को बनाने का कहाँ से चलन है। ये तो बात रही कि ये नेचुरली प्रकृति में अपने आप ही उपस्थित है ना, प्रकृति में जमीन में पड़े हुए हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, साइनाइड, हाँ, ये सब पड़े हुए हैं। अब और प्रोटीन ये जीवित लोगों में होता है, जैसे पेड़ पौधों में, जानवरों में। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू से मिलता है तो वो क्या सजीव है, सजीव जीवित है ना, पौधा है। तो अब बात रही कि जो प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिकों को वो कब से शुरू हुआ और इसके पीछे कौन से सिद्धांत दिए गए प्रयोगशाला में। प्राकृतिक रूप से तो कार्बन पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, समझ में आ गया। तो कार्बनिक यौगिकों का इतिहास तो 200-400 वर्ष पुराना इतिहास है इसका, वहां से इस पे खोज चलती रही है। तो यहां देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं एक प्रयोगशाला में, ये तो प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं। तो इसके पीछे एक जीवन शक्ति सिद्धांत, जीवन शक्ति सिद्धांत अगर कहें हम इसे कह सकते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये किसने दिया था? ये 1815 ईस्वी में स्वीडन देश है, स्वीडन के वैज्ञानिक बर्जीलियस स्वीडन के वैज्ञानिक बर्जीलियस ने इसको दिया, ठीक है। और थोड़ा सा साफ लिख लीजिए, हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं इसलिए नाम भी अच्छे से लिखना पड़ेगा। बर्जीलियस
ठीक है, ने इस सिद्धांत को दिया, ने इस सिद्धांत को दिया। ठीक है, यह सिद्धांत क्या था? जीवन शक्ति सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल फोर्स थ्योरी। देखिए बच्चों, इन्होंने कहा, इन्होंने भी काम किया, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये उसमें सफल नहीं हुए। जब सफल नहीं हुए तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया। ठीक, तो इन्होंने ये कहा, कहते ना कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं। वही हाल हमारे महान वैज्ञानिक बर्जीलियस का था। तो जब वो सफल नहीं हुए प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को बनाने में, वैसे बहुत महान वैज्ञानिक थे वो, तो उन्होंने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। उनका सिद्धांत क्या था कि पेड़ पौधों में या जानवरों में, सजीव चीजों में या मनुष्यों में, सजीव चीजों में, सजीव जो होते हैं लोग जिनमें जीवन होता है, उन्हीं के अंदर कार्बनिक यौगिक बनते हैं। जैसे प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये उन्हीं के अंदर बनते हैं, सजीव। और क्यों? कि ईश्वर की शक्ति होती है ना। अंदर क्या होगा? जीवन है हमारे अंदर, पेड़ पौधों के अंदर जीवन है ना। तो उसी की वजह से, उस शक्ति की वजह से, जीवन शक्ति की वजह से ही ये यौगिक हमारे अंदर बनते हैं, जीवित चीजों में बनते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में क्या होगा कि रासायनिक पदार्थ हमें प्रयोग करने पड़ेंगे, रासायनिक पदार्थ। और जो निर्जीव हैं उनमें जीवन शक्ति नहीं होती, तो उनके द्वारा कार्बनिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते। ठीक, तो जीवन शक्ति उनमें नहीं होती है, इसलिए कार्बनिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते। ये सिद्धांत दे दिया किसने? बर्जीलियस महोदय ने। ठीक, और इसी पे लोग चलते रहे, मान के बैठ गए कि नहीं बन सकते, प्रयोगशाला में नहीं बन सकते। लेकिन लगभग 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में एक महान दूसरे वैज्ञानिक हुए, वो थे जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर। उन्होंने अमोनियम साइनाइड से पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना दिया। ठीक है, तो जब बन गया तो बर्जीलियस का सिद्धांत जो था वो फेल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों, सजीव कौन कौन से होते हैं? पेड़ हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य। सजीवों, केवल सजीवों के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो हाथों से बनाएंगे, नहीं, उन्हीं के शरीर के अंदर, उनके शरीर द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इनके
इनके अंदर एक जीवन शक्ति होती है जो रासायनिक पदार्थों जो लैब में केमिकल होते हैं तो के अंदर नहीं होती है। जो रासायनिक पदार्थों के अंदर नहीं होती है वो जीवन शक्ति किसके अंदर होती है? पेड़ पौधे, मनुष्य और जो भी जीव जंतु हैं उनके अंदर होती है। ठीक, रासायनिक पदार्थों के अंदर नहीं होती है। अतः कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। ये था जीवन शक्ति सिद्धांत। समझ में आ गया? लेकिन ये फेल हो गया। और ये नोट कर लिया आपने? जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी, एक मिस्टीरियस फोर्स यानी ईश्वरीय शक्ति चाहिए। और जो ईश्वरीय शक्ति है वो किसके अंदर होती है? वो केवल सजीवों के अंदर होती है। ये कहा किसने? बर्जीलियस ने। ठीक है। और जो रासायनिक पदार्थों के अंदर नहीं होती इसलिए प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते कार्बनिक यौगिक। ठीक, तो देखिए इसके बाद आता है किसका नंबर? वॉयलर का। ठीक, वॉयलर ने क्या कहा इसको देखते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अब बात करते हैं 1828 की। ठीक, सन 1828 में ईस्वी में, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट, उनका नाम था फ्रेडरिक वॉयलर। फ्रेडरिक वॉयलर फ्रेडरिक वॉयलर। ठीक, वो वैसे ही काम कर रहे थे लैब में। वैज्ञानिकों का काम क्या है? ऐसी ऐसी चीजें बनाना जो मनुष्य के लिए, ठीक है, काम आती हैं, समाज के लिए काम आती हैं। वो अपना जीवन उनका जैसा भी है वो होता है, लेकिन वो दूसरों के काम आता है। ठीक, दूसरों के लिए काम करते हैं वैज्ञानिक। तो ऐसे ही वो एक यौगिक बना रहे थे, वो है, इसको गर्म कर रहे थे, NH4CNO। इसका नाम है, ये अकार्बनिक होता है। ये क्या होता है? कार्बन तो है लेकिन वैसे ही अकार्बनिक होता है क्योंकि इस पे प्लस माइनस ये टूट जाता है, आयनिक है। तो आयनिक यौगिक उसमें शामिल नहीं किए गए। तो ये क्या है? अमोनियम साइनेट। इसको गर्म कर रहे थे, वो गर्म कर रहे थे। और ये कैसा यौगिक था? अकार्बनिक। ये किस में शामिल किया गया है? अकार्बनिक में। यानी जो गुण कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं वो गुण इसमें नहीं थे। इसको गर्म कर रहे थे, अचानक ही और यूरिया बन जाता है। NH2CO ये बन जाता है, NH2CO और इसका नाम था यूरिया।
जो आपको पता होगा फसलों में लगाया जाता है, ठीक है, हमारी पैदावार अच्छी हो, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला औद्योगिक बन गया और बड़े खुश हो गए, वोलर बहुत खुश हो गए। और फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कार्बनिक यौगिक बनाए। तो जब लैब में बन सकता है, ये रासायनिक पदार्थ था, इसी से बन गया, तो क्यों नहीं बन सकता? तो ये कैसा था? यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक, ये पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। जब तो फ्रेडरिक वोयलर का नाम हर किताब में मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता बनाया। और उसी रास्ते पर, जैसे हमारे देश में भगत सिंह फांसी पर चढ़े और उसके पीछे लाखों की जनता देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हो गई, तो भगत सिंह ने एक रास्ता बनाया। इसी प्रकार से फ्रेडरिक वोयलर ने भी एक रास्ता बनाया और उसी रास्ते पर चल के फिर तो लाइन लग गई वैज्ञानिकों की। जैसे आपके बर्थलोट एक वैज्ञानिक हुए, बर्थलोट, उन्होंने मीथेन गैस बनाई, ठीक है। कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, इसके बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, बर्थलोट ने मीथेन गैस बनाई। कोल्बे ने क्या बनाया? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड बनाया, ठीक। बर्थलोट ने क्या बनाया? मीथेन गैस बनाई, ठीक है। तो अब तो हजारों कंपाउंड यौगिक प्रयोगशाला में उन्हीं रासायनिक पदार्थों से जिनके लिए बर्जीलियस ने मना कर दिया था, वो बनाए जाते हैं रोजाना, ठीक। तो ये इसका जो श्रेय जाता है, दवाएं, इनका महत्व देखिए। कार्बनिक यौगिकों का एक क्रांति आ गई। अगर कार्बनिक यौगिक न बनाए गए होते लैब में, तो आज जो दवाएं हैं जिनसे इलाज चल रहा है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज चल रहा है, बहुत सारे पदार्थ, पॉलीथिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब बनाए जाते हैं। अनगिनत पदार्थ बनाए जाते हैं, डेली लाइफ की चीजें बनाई जाती हैं कार्बनिक यौगिकों द्वारा, और लैब में ही काम करके बनाए जाते हैं, ठीक। तो क्या संभव हो पाता अगर वोयलर ना होते तो? इसीलिए जब भी तो कहा जाता है कि महान वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक जो हुए हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद तो वो बहुत कठिनाई भरा जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ कर जाते हैं। इसलिए उन महान वैज्ञानिकों को हमारा सलाम, ठीक। अब देखिए, ये हो गया इतना क्लियर। तो बर्जीलियस की थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई, और फ्रेडरिक वोयलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक बना दिया लैब में। क्लियर बच्चों? ये इस वीडियो में, ठीक है, हम यहीं तक बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो छोटी छोटी होनी चाहिए, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, वो कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये वाइटल फोर्स थ्योरी हमने समझाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कि कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसकी फिर चेन रिंग्स, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस इसमें बताएंगे हम, ठीक है ना बच्चों। तो धन्यवाद, खुश रहिए, वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।